नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने गुरु, टीचर्स, मास्टर्स डॉक्टर सैमुअल हनीमान सर एंड मेनी मोर मास्टर्स ऑफ होम्योपैथी और अपने माता-पिता के आशीर्वाद से आज की जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब तक हमने देखा कि फिजिशियन को केस टेकिंग में क्या करना चाहिए और उसके ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने लास्ट स्लाइड में हमने समझा एफोरिज्म्स में। तो उसी केस टेकिंग की पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज का एफोरिज्म है 92। बट इफ इट बी अ डिजीज ऑफ अ रैपिड कोर्स। अब तक जो हमने पार्ट समझा वो क्रॉनिक बीमारियों के बारे में था, लेकिन आज हम समझेंगे एक्यूट बीमारी में कैसे केस टेकिंग होती। बट इफ इट बी अ डिजीज ऑफ रैपिड कोर्स एंड इफ इट्स सीरियस character admit of no delay, the physician must content himself with observing morbid condition altered though it may be by medicines। कि अगर डिजीज कोई रैपिड कोर्स का हो, चाहे वो एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, रैपिड कोर्स का डिजीज हो और उसके सीरियस कैरेक्टर हमें टाइम की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो फिजिशियन को उसके पास उस वक्त जो भी मॉर्बिड फिनोमिना है, मॉर्बिड कंडीशन है, उससे ही उसको संतुष्ट रहना होगा, भले ही वो मेडिसिन से अल्टर्ड हुआ हो। तो जैसे हमने देखा पिछली 3-4 साल पहले कोरोना में, तो वो एक रैपिड कोर्स का डिजीज था, तो उसमें फिजिशियन को जो भी एलोपैथिक दवाइयाँ दी गई और उसकी वजह से जो भी मिक्स पिक्चर आया, उससे ही फिजिशियन को कंटेंट रहना पड़ा। तो ऐसी बीमारियों में जब हमारे पास समय नहीं है, जब हमारे पास ट्रीटमेंट देने में, क्योंकि पिछले एफोरिज्म में 91 में हमने समझा कि जब पेशेंट ऐसा कई टाइम, काफ़ी सालों तक या कुछ टाइम तक एलोपैथी की दवाइयाँ, डिसिमिलर दवाइयाँ लेके आया है, तो हमें उसको कुछ टाइम प्लेसिबो पे छोड़ना है, फिर केस टेकिंग करनी है। तो उसी के संदर्भ में ये एफोरिज्म है कि जहाँ पर आपके पास समय नहीं है, वहाँ पर भले ही मेडिसिन से चेंज हुआ पिक्चर है, उससे ही आपको संतुष्टि लेनी है। If we cannot ascertain what symptoms were present before the employment of medicines, कि अगर अगर फिजिशियन को मिलता नहीं है कि भाई दवाइयों के एम्प्लॉयमेंट से पहले कैसे सिम्टम थे, तो भी उसको संतुष्टि रखनी पड़ेगी जो भी उसके सामने अभी हो रहा है उससे। In order that he may at least form a just apprehension of the complete picture of disease in its actual condition, that is to say, of the conjoint malady formed by medicinal and original diseases। तो ये जिससे अगर उसको ऐसे सिम्टम नहीं मिल रहे जो प्योर थे, जो दवाइयों के लेने से पहले थे, जिससे वो एक्चुअल कंडीशन में क्या बीमारी है, उसकी कंप्लीट पिक्चर उसको पता चले। अगर ऐसे सिम्टम उसको नहीं मिल रहे, तो उसको क्या करना है, जो भी अभी है उससे संतुष्टि पानी है, यानी कि कंजॉइंट मेलेडी, मेडिसिनल एज वेल एज ओरिजिनल डिजीज से जो कंजॉइंट मेलेडी बनी है, उससे उसको संतुष्टि लेनी है, विच फ्रॉम द यूज ऑफ इनअप्रोप्रिएट ड्रग्स इज जनरली मोर सीरियस एंड डेंजरियस देन वाज द ओरिजिनल डिजीज। और ऐसी कंजॉइंट मेलेडी इनअप्रोप्रिएट दवाइयों की यूज की वजह से होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस और डेंजरियस है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल मैलेरी, एंड हैंस डिमांड्स प्रॉम्प्ट एंड एफिशिएंट एड। इसीलिए ये चौकस और एक असरकारक सारवार की डिमांड करती है, ज़रूरत पड़ती है, एंड बाय थस ट्रेसिंग आउट द कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिजीज, he will be enabled to combat it with a suitable homeopathic remedy so that the patient shall not fall on sacrifice to injurious drugs he was swallowed। तो उसको उसके इस तरीके से डिजीज के पिक्चर को ट्रेस करके वो सक्षम बनेगा। कौन सक्षम बनेगा? फिजिशियन। फिजिशियन सक्षम बनेगा, सुटेबल होम्योपैथिक दवाई से उसका सामना करने के लिए सक्षम हो जाएगा, जिससे पेशेंट का कोई भी पार्ट सेक्रीफाइस नहीं होगा इस इंजरियस ड्रग्स की वजह से।
तो वो सेक्रीफाइस के बारे में हमने समझा एफोरिज्म नंबर 74 में कि दवाई यूज से बॉडी में रिवॉल्यूशन आता है और उसमें अलग अलग तरीके के रिवॉल्यूशन से सेंसिटिविटी बढ़ती है, फिर इंड्यूरेशन होता है या फिर डायलेटेशन होता है या फिर पार्ट का सेक्रीफाइस भी होता है। तो ये बात यहाँ पर हमें समझाई है, उसको कोरिलेट करना है। Next aphorism 93. If the disease has been brought on a short time, or in the case of a chronic affection, a considerable time previously, by some obvious cause, then the patient or his friends, when questioned privately, will mention it either spontaneously or when carefully interrogated. जब भी कोई बीमारी शॉर्ट टाइम पहले ही चालू हुई है या फिर कोई क्रॉनिक अफेक्शन जो काफी टाइम पहले चालू हुआ है और वो कुछ ऑब्वियस कोज से हुआ है, तो फिर पेशेंट या फिर उसके रिलेटिव को जब हम प्राइवेटली कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें वो उस कोज को स्पॉन्टेनियसली मेंशन कर देंगे या फिर हम जब उसको कोई केयरफुली या फ्रेमिंग क्वेश्चन करके, एक इंटेलिजेंटली क्वेश्चनरी करके उसको हम हासिल कर सकते हैं कि भाई क्या ऑब्वियस कोज था जिससे ये बीमारी चालू हुई। तो उसके एग्जाम्पल दिए 89 में, फुटनोट नंबर 89, एनी कोजीज ऑफ अ डिसग्रेसफुल कैरेक्टर। तो हमें क्या क्या हासिल करना होगा, किस तरीके के कोजीज होते हैं जो क्रॉनिक बीमारियों को जन्म देते हैं, सोरा को डेवलप करने में रोल निभाते हैं। एनी कोजीज ऑफ अ डिसग्रेसफुल कैरेक्टर, किसी भी तरीके का कलंकित घटनाएं, वारदात, which the patient or his friends do not like to confess। ऐसी कोई भी कलंकित घटनाएं जो जो पेशेंट या उसके फ्रेंड्स कन्फेस करना पसंद नहीं करते, एटलीस्ट नॉट वॉलंटरीली, द physician must endeavor to elicit by skillfully framing his question। फिजिशियन को ऐसी हालत में अपने क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा, स्किलफुली फ्रेम करना होगा, जिससे पेशेंट अनअवेयरली वो सब कुछ बता दे जो वो बताना नहीं चाहता है, अवेयरनेस के साथ। और बाय प्राइवेट इंफॉर्मेशन, या फिर प्राइवेट इंफॉर्मेशन से वो हमें पता चल सकती है, यानी कि फिजिशियन को एक जासूस भी बनना होगा। टू दीज बिलोंग पॉइजनिंग और अटेम्प्टेड सुसाइड, ऑनेनिज्म। इन सब में क्या क्या आता है, एक तो पॉइजनिंग, अगर कुछ जहर खाया है पहले पास्ट में तो वो इजीली नहीं बताएगा। अटेम्प्टेड सुसाइड किया है तो भी वो इजीली नहीं बताएगा, फ्रेमिंग क्वेश्चन करनी पड़ेगी या फिर अकेले में हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। ऑनेनिज्म के बारे में कोई नहीं बताता। इंडल्जेंस इन ऑर्डिनरी और अननेचुरल डिबॉचरी, कोई भी वैभव विलास, डिबॉचरी मीन्स वैभव विलास, यानी कि एक्सेसिव इंडल्जेंस इन ऑर्डिनरी मैटर्स लाइक सेक्स, अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग, drugs, and anything that is unnatural for life। तो ये सब कुछ, इन सब में पड़ा रहना, इंडल्जेंस करना, ये भी कोई इजी तरीके से नहीं बताते। एक्सेस इन वाइन, वाइन में अगर ज्यादा लेता हो, कॉर्डियल, स्पंज एंड अदर एल्डंट बिहेव बेवरेजेस और कॉफी, ये सब अलग अलग अल्कोहल के बेवरेजेस है, प्रकार है। एवर इंडल्जेंट, ओवर इंडल्जेंस इन ईटिंग जनरली, बहुत ज्यादा खा लेना, और इन सम पर्टिकुलर फूड ऑफ अ हर्टफुल कैरेक्टर, या फिर कोई पर्टिकुलर फूड खा रहा है जो हर्टफुल कैरेक्टर का हो। जैसे मेरे पास काफी ऐसे पेशेंट आते हैं कि एक पेशेंट में ऐसा था कि सर मैं मैंने पहले 1-2 महीने काफी डाइटिंग की, फिर अब तो मुझे मुझे काफी सारा खाना पड़ता है। तो और एक वारदात मैंने सुनी थी कि एक छोटा बच्चा था जो वहां पर आया था और उसने काफी सारा खाना खाया और काफी सारा सब्जी खाया उसके साथ, काफी सारी रोटी और उसके साथ काफी, छोटा बच्चा 13-14 साल का।
तो वो इतना खाना कैसे खा सकता है? दिस इज ओवर इंडल्जेंस इन ईटिंग जनरली। या फिर कोई पर्टिकुलर फूड, जैसे कोई पेशेंट आते हैं कि सर मुझे रोज रोज के 200-250 ग्राम मिर्च खानी पसंद है, मैं खाता हूँ या खाती हूँ। तो ये है ओवर इंडल्जेंस इन पर्टिकुलर फूड ऑफ हर्टफुल कैरेक्टर, और मिर्च हमारे लिए हर्टफुल कैरेक्टर का है। या फिर लहसुन ले सकते हैं, गार्लिक, वो भी एक एक हर्टफुल कैरेक्टर का पर्टिकुलर फूड है। अगर उसमें ओवर इंडल्जेंस हो तो भी वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें डायरेक्टली नहीं मिलेगी, हमें कुछ स्किलफुली क्वेश्चन करने होंगे जिससे हमें पता चलेगा। इन्फेक्शन विथ venereal disease or itch, unfortunate love, jealousy, domestic felicity, infelicity, यानी कि कोई भी पारिवारिक प्रॉब्लम्स हो या फिर कोई ऐसा कह सकते हैं हम इसमें, किसी भी तरीके का अनफॉर्चुनेट आ जाए या मिसफॉर्चून हो या फिर वायलेंस हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, तो ये सब चीजें, वरी, ग्रीफ ऑन अकाउंट ऑफ सम फैमिली मिसफॉर्चून, ये सब चीजें ऐसी है जो पेशेंट इजीली नहीं दिखा बताता, लेकिन वो कोज है बीमारी होने का। इल यूसेज, किसी ने गलत इस्तेमाल कर लिया, एब्यूज कर लिया। बाल्क्ड रिवेंज, यानी कि छुपा हुआ रिवेंज, अंदर से वो आग है लेकिन पेशेंट बताएगा नहीं कि मुझे उससे बदला लेना। हमें स्किलफुली क्वेश्चनरी करनी होगी। ऐसे इंसिडेंट्स जब भी आपके पास आए तो उस इंसिडेंट्स को स्क्रूटिनाइज्ड करना होगा कि क्या एक्चुअल प्रॉब्लम है। और कुछ बातें ऐसी होती है जो फिजिशियन को फील करनी होती है, पेशेंट नहीं बता सकता। तो उसको उसी के एंगल से लाइफ को समझना होगा, पेशेंट के एंगल से, तब जाके हमें कुछ बातें पता चलती है जो पेशेंट अनअवेयर है उसके बारे में। इंजर्ड प्राइड, किसी ने, यानी कि ऑनर वुंडेड या फिर ह्यूमिलिएशन, इंसल्ट, ये सब इंजर्ड प्राइड के एलिमेंट्स है। एम्ब्रेसमेंट ऑफ अ पिक्यूनियरी नेचर, यानी कि पिक्यूनियरी नेचर यानी कि मनी रिलेटेड, मटेरियल थिंग रिलेटेड कोई एम्ब्रेसमेंट आया हो, यानी कि गरीबी की वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस हुई हो, या सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, यानी कि सब कुछ लॉस हो गया, उसकी वजह से जो एम्ब्रेसमेंट होती है, वो भी एक कारण हो सकता है बीमारी प्रोड्यूस होने में। सुपरस्टिशियस फियर कारण हो सकता है। हंगर और एन इनपरफेक्शन इन द प्राइवेट पार्ट्स, रप्चर, प्रोलैप्स एंड सो फोर्थ, काफी ऐसी घटनाएं हैं। ये सब काफी इंपॉर्टेंट फुटनोट है फॉर क्रॉनिक केस। अगर आपको केस टेकिंग अच्छे से करनी है तो ये फुटनोट आपको याद रहनी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे कारण होते हैं, और भी काफी सारे हैं। हमें सिर्फ इस पर चिपकना नहीं है, बस हमें एक जनरल आइडिया लेना है कि क्या क्या हो सकता है। तो इसके बारे में हमें समझना है, याद रखना है, और काफी इंपॉर्टेंट चीज आज हमने सीखी। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।